मैंने तीसरी सीटी बजाई और शाला की अलमारी से लड़के लट्टू और डोर ले आए और लट्टू चलाने लगे। गलियों के लड़कों की तरह नहीं, वे बिना शोर शराबे और लड़ाई झगड़े के खेल रहे थे और खेल में कोई बदमाशी नहीं कर रहे थे। खेलने के लिए निर्धारित स्थान था और एक मुखिया था। हम सब बचपन में लट्टू चलाते थे, इसलिए इस खेल में सबको मज़ा आया। बड़े साहब ने पूछा, इन लड़कों को लट्टू खेलना कब सिखाया? बड़े ही अनुशासन और व्यवस्था के साथ खेल रहे हैं। मैंने कहा, साहब, हमारी खेलने की जगह नदी तट है। हम घूमने जाते हैं तो वहाँ ऐसे कितने ही खेल खेलते हैं और खेल खेल में तो कितना ही सीख जाते हैं। बड़े साहब ने अंग्रेजी में कहा, तुमने सही कहा है। अभी अभी मैंने पढ़ा है कि बालक खेल के माध्यम से सब सीख जाता है। हेडमास्टर जी की तरफ देखकर बोले, अब अपनी शाला में यह सब कब शुरू करेंगे? हेडमास्टर जी बोले, पर साहब, यह सब करना है तो फिर पाठ्यक्रम कैसे पूरा करेंगे? इन भाई साहब की तो क्या जिम्मेदारी है। एक वर्ष जैसा कैसा भी पढ़ाएंगे, पढ़ा देंगे और कहेंगे यह तो प्रयोग था। जितना हो पाया उतना किया, बाकी का नहीं कराया जा सका सो नहीं हुआ। लड़के नहीं कर सके और आप भी कहेंगे कि प्रयोग में तो जितना सिद्ध हो सका वही स्वीकार्य है, जबकि हम लोग तो इस पाठ्यक्रम की जंजीर में बंधे हुए हैं। आप श्रीमान ही ऊपर से लिख भेजते हैं कि पाठ्यक्रम पूरा क्यों नहीं हुआ, परिणाम कम क्यों रहा, अभ्यासक्रम पूरा कैसे नहीं किया जा सका। बड़े साहब हंसे। मन में थोड़े खींच रहे थे, पर उन्होंने खींच दर्शाई नहीं। तभी मैंने एक सीटी बजाई और लड़कों ने अपने कमीज उतार दिए। वे पंक्तिबद्ध सीधे खड़े थे, अच्छी तरह व्यवस्था से खड़े थे, साफ सुथरे लग रहे थे। ब्राह्मणों की जनेऊ मैली नहीं थी, बाल कंघी किए हुए थे, आंखों में गंदगी न थी, टोपियां धुली हुई थीं। बड़े साहब ने ज़रा हंसकर कहा, कितने दिनों से तैयारी चल रही थी? यह सफाई वगैरह की तैयारी कराने में बहुत मेहनत करनी पड़ी होगी। मैंने कहा, साहब, तैयारी 6 माह से चल रही है। 6 माह से मेहनत कर रहा हूँ। आप सब क्या नहीं जानते? अगली सीटी बजाई कि लड़कों ने कपड़े पहने, खुशी खुशी पंक्तिबद्ध खड़े रहे, फिर नमस्कार करके चले गए। हेडमास्टर जी ने जरा टेढ़ में कहा, क्यों, परीक्षा हो गई? मैंने कहा, जी नहीं, अभी देरी है। ज़रा आप सब इस कमरे में पधारें। हेडमास्टर जी, हाँ हाँ, कुछ दिनों में आपने यह कमरा मांग रखा है और इसमें किसी को अंदर नहीं आने देते। आपने इसमें कुछ इकट्ठा कर रखा है ना? मैंने कहा, आइए। हम सब कमरे में आए। बड़े साहब, ओहो, यह तो एक छोटा संग्रहालय है। हेडमास्टर जी, मैं यही सोच रहा था। लड़के दौड़ भाग कर रहे थे। मैंने कहा, लड़कों ने बड़े उत्साह से यह काम किया है। मैंने इनसे कहा था कि तुमको जैसा सजाना हो अपने आप सजा लेना, मैं ज़रा भी दखल नहीं दूंगा। बड़े साहब ने पूछा, क्या यह सारी रचना विद्यार्थियों की है? मैंने कहा, जी हाँ। बड़े साहब, पर यह सब कैसे संभव हुआ? यह सब तो बहुत सुरुचिपूर्ण रीति से सजाया हुआ है। मैं खामोश रहा।
मेरे काम का परिणाम तो अब बहुत स्पष्ट रीति से बोल रहा था। बड़े साहब, यह सब इकट्ठा कहाँ से किया? छात्रों को प्रकृति का ज्ञान देने के लिए यह बहुत उपयोगी है। मैंने कहा, साहब, प्रकृति की गोद से ही। प्रकृति संबंधी ज्ञान प्रदान करते करते ही यह सब लाए हैं। हेडमास्टर जी बोले, ये लड़कों को घुमाने ले जाते हैं, वहीं से लाए होंगे साहब। बड़े साहब ने कहा, यह तो बहुत महत्वपूर्ण काम हो गया। इस संग्रह को अब बिखेर मत देना। यह संग्रह पूरी शाला के काम आएगा। इस संग्रह को बढ़ाकर विशाल रूप देने के लिए मैं शिक्षकों से अनुरोध करूँगा। हेडमास्टर जी मन में गुनगुनाए, और तब शिक्षक पढ़ाएंगे कब? संग्रह की एक सूची लड़कों ने तैयार कर रखी थी। बड़े साहब ने उसे देखा और खुश हुए। बोले, ये लड़के पुरस्कार के योग्य हैं। मैंने कहा, साहब, यह संग्रह तैयार करने का आनंद ही इनका पुरस्कार है। यह पूरा संग्रह ही इनका इनाम है। बड़े साहब ने कहा, तब भी? मैंने कहा, नहीं। एक कोने में गारे के बनाए हुए खिलौने रखे थे। बड़े साहब ने पूछा, ये किसने बनाए? मैंने कहा, लड़कों ने। इस पूरे कक्ष में मेरा कोई हाथ नहीं है। बड़े साहब, पर इतने सारे खिलौने कब बनाए और कहाँ पकाए? मैंने कहा, नदी किनारे 1 हफ्ते में बनाए और वहीं भट्टी बनाकर पकाए। बड़े साहब, अरे, तुम्हारा दिमाग कुछ अजीब लगता है। तुम्हारे ये प्रयोग बड़े अद्भुत हैं। जब कुछ भी साधन नहीं मिलता तो नदी किनारे चले जाते हो, खेत की माटी का गारा बनाते हो, और शाबाश। मैंने उनको आगे बोलने नहीं दिया। बीच में ही मैं बोल उठा, अब आप इस कमरे में ज़रा आराम से बैठिए। इनका थोड़ा काम और बताता हूँ। सभी को मैंने बिठाया। हेडमास्टर ने विचार करते हुए कहा, साहब, यह सब कर तो हम भी सकते हैं, पर फिर पढ़ाएं कब? मैं कुछ अक्षरों के पुट्ठे लाया। एक पर जिस दिन से मैंने कक्षा शुरू की थी तब के नमूने थे। दूसरे पर कल के ताज़े लिखे अक्षरों के नमूने थे। पुट्टे पर लिखा था, अक्षर प्रगति सूचक पत्रक। अक्षरों की प्रगति सबको अच्छी लगी। एक शिक्षक ने दूसरे के कान में कहा, ये तो खास खास लड़कों से जमा जमा कर लिखवाए होंगे। मुझे उन शिक्षक का वह मैला विचार खटका, पर मैंने उसको महत्व नहीं दिया। यह सोच मुझे इतना हल्का लगा कि क्या कहूँ। बड़े साहब ने पूछा, तुम यह परिवर्तन कैसे करते हो? मैंने कहा, अलग अलग विधियों से। बड़े साहब, उन विधियों को शाला में लागू करें तो? मैंने कहा, हाँ, लागू कर सकते हैं। ज़रूर हो सकता है। मैं आपको बता दूंगा। मैं एक दूसरा रजिस्टर लाया। उसमें इन 6 महीनों में विद्यार्थियों द्वारा पढ़ी हुई पुस्तकों की सूची थी। हर पन्ने पर विद्यार्थी का नाम था। विद्यार्थी ने खुद अपने हाथों पढ़ी हुई पुस्तकों के नाम लिखे थे। उसके अनुसार मैंने आखिरी पन्ने पर कुछ आंकड़े निकाले थे कि कितने विद्यार्थियों ने कुल कितनी पुस्तकें पढ़ीं और प्रति विद्यार्थी औसतन कितनी पुस्तक पढ़ी गई। साथ ही सबसे ज़्यादा और सबसे कम किसने पढ़ी इत्यादि। किताबों के हिसाब से भी उल्लेख किया हुआ था। किस पुस्तक को अधिक पढ़ा गया
और किसको कम पढ़ा गया। पढ़ी हुई पुस्तकों का वर्गीकरण भी किया गया कि कक्षा के लड़कों ने किस विषय को पढ़ने में ज़्यादा रुचि ली थी। बड़े साहब ने देखा। आश्चर्य के साथ वे बोले, इतनी सारी पुस्तकें पढ़ी गईं, साथ ही वे इतने इतने विषय की, ये कब पढ़ी होंगी? जी हाँ, ये पढ़ी गई हैं और मेरी नज़रों के सामने। बड़े साहब ने पूछा, हेडमास्टर साहब, आपकी 7वीं कक्षा के विद्यार्थियों ने इन 6 महीनों में कितनी कितनी किताबें पढ़ी होंगी? हेडमास्टर जी बोले, साहब पढ़ें कहाँ से, उन्हें पढ़ने बैठ जाएं तो फिर इतिहास, भूगोल, रेखा गणित यह सब कब पढ़ें? बड़े साहब बोले नहीं, पर विचारने अवश्य लगे। मेरी तरफ देखकर बोले, तुम्हारे छात्र भाषा में बिना परीक्षा दिए ही पास हैं। बोलो, अब क्या बाकी है? मैं विद्यार्थियों का एक हस्तलिखित मासिक लेकर आया। बड़े साहब ने पूछा, क्या ये सारे लेख विद्यार्थियों के हैं? जी हाँ। ये 1-2 कविताएं हैं क्या ये भी? जी हाँ। आजकल 2-1 लड़के कविताएं लिखने का प्रयत्न कर रहे हैं। पर इन कविताओं में तुम कुछ संशोधन करते हो? नहीं, अभी तक ऐसा नहीं किया। जैसी लड़कों ने लिखी है वैसी ही प्रस्तुत की गई हैं। क्या ये लड़के अपने आप लिखते हैं, नकल करते हैं या तुम इन्हें सुझाते हो? नकल करने से क्या मतलब साहब? मैं तो इनसे कहता हूँ कि जो इच्छा हो लिखो, जो सूझे वह लिखो। सब लिखा जा सकता है। फिर जो लिखो उसे प्रकाशित करो। इनको सारे लेख पसंद हैं और मैं सबको प्रकाशित करता हूँ। बड़े साहब ने पूछा, इस छमाही परीक्षा के लिए क्या इसे खास तौर पर तैयार कराया है? मैंने कहा, जी नहीं। पिछले 3 महीनों से यह प्रवृत्ति प्रति माह चलती है। हाँ, इसे हमने छमाही परीक्षा में रखा अवश्य है, पर इसे परीक्षा की दृष्टि से तैयार नहीं किया। बड़े साहब ने खुश होकर गर्दन हिलाते हुए कहा, बहुत मुश्किल काम है। फिर मुझे लक्ष्य करते हुए बोले, तुमने विलक्षण करके बताया है। 6 माह में कहाँ से कहाँ पहुँच गए। हेडमास्टर जी ने धीमे स्वर में कहा, अब गणित, भूगोल और इतिहास की परीक्षा कब होगी? क्या हम दोपहर को हाजिर रहें? शायद ऐसा कहकर वे मुझ पर कटाक्ष करना चाहते होंगे। मैंने गणित और भूगोल में कुछ नहीं किया था। शायद उनको इसका पता होगा। मैंने कहा, भूगोल और गणित में मैं कुछ नहीं कर सका, पर वार्षिक परीक्षा के समय तो मुझे वह काम करके बताना ही है। साथ ही इतिहास में काम हुआ अवश्य है, पर वह बताने योग्य नहीं हुआ। हेडमास्टर जी, ओहो, तब यूँ कहो ना कि खास खास विषय तो रह ही गए। बड़े साहब, हेडमास्टर साहब, वह इनकी दृष्टि से नहीं, बल्कि आपकी दृष्टि से। आपके लिए तो इतिहास और भूगोल, गणित और पहाड़े ही खास पढ़ाई है। बड़े साहब ज़रा विनोद में थे, इसलिए हेडमास्टर जी ने जवाब में कहा, लेकिन साहब, आपकी दृष्टि भी तो ऐसी ही है। आप भी तो इन्हीं में परिणाम चाहते हैं। मनोविनोद करते हुए सब उठे। मेरी कक्षा की छमाही परीक्षा पूरी हुई। जाते जाते बड़े साहब ने कहा, तुम्हारा परीक्षा पत्रक कहाँ है? मैंने कहा, उससे तो तैयार ही नहीं किया।